आज अपन हिस्ट्री में नया पाठ शुरू करेंगे। पाठ 7, जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। जनजातीय मतलब जंगलों में रहने वाले लोग, खानाबदोश जंगलों में तो रहते हैं लेकिन वो घूमते रहते हैं, एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहते हैं। और कुछ ऐसे समुदाय भी होते हैं जो स्थायी रूप से जंगलों में निवास करते हैं। तो अभी लोग कौन होते हैं, क्या करते हैं, ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। अब हमने जो आगे चैप्टर पढ़े थे उनमें हमने ये देखा कि किस तरह अलग अलग राज्य आए, उनका उत्थान हुआ, विकास हुआ और किस तरह उनका पतन हुआ, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। और हमने पढ़ा इसके बारे में कि उस समय में किस तरह अलग अलग राजा आए, मुग़ल साम्राज्य आया, दिल्ली सल्तनत आई, राजाओं का राजपूत राजा आए, सिख आए, मराठा आए, और उनके समय में जो कला थी, कला और दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई नई तरह की किस्में फली फूली। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, और इन साम्राज्यों के जिस तरह उनका विकास हुआ तो उसमें हमारा राजनीतिक विकास भी हुआ, आर्थिक विकास भी हुआ और सामाजिक विकास भी हुआ, और उनमें कई तरह के परिवर्तन भी हुए। लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे। अब मुग़ल साम्राज्य का जिस समय स्थापना हुई तो उस समय अलग साम्राज्य, अलग अलग सोच, नए विचार, उस तरीके से समाज का विकास हुआ। आर्थिक विकास भी उस समय अलग हुआ। फिर मुग़ल साम्राज्य आया, मुग़ल साम्राज्य में सुल्तानों ने अलग अलग तरीके से परिवर्तन किए। तो सभी जगह अलग अलग तरह की सबकी सोच, सबके कार्य करने के तरीके, लोग, रहन सहन, भाषा, परिवार, रीति रिवाज, तो इन सब के आधार पर सब में अलग अलग तरीके से परिवर्तन हुए थे, और समाज भी अलग अलग तरीके से विकसित हुआ, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीक़ों से विकसित हुए, और सभी समाजों में अलग अलग तरीके से उनका विकास होता था। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि समाज में जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए वो कैसे हुए, क्यों हुए, ये सारा। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था, और उस समय ये उपमहाद्वीप में जो समाज था वो वर्ण पर आधारित था। जैसे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा माना जाता था, सारे नियम वही बनाते थे। फिर क्षत्रिय थे, और जो शूद्र लोग होते थे उन्हें तो बहुत नीचा समझा जाता था, उन्हें बहुत दूर रखा जाता था। तो इस तरीके से समाज भी अलग अलग भागों में विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए थे ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे, और जो ब्राह्मण लोग जो नियम वगैरह बनाते थे वो राजा लोग भी उन्हें स्वीकार करते थे। इससे ऊंच नीच, अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। अब जो शूद्र लोग होते थे जिन्हें समाज से बहुत ही अलग रखा जाता था, तो इस तरीके से अमीरी गरीबी का फासला भी बढ़ने लगा। दिल्ली के सुल्तानों और मुग़लों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। अब जो जनजातीय समाज है, जो आदिवासी लोग होते थे, जंगलों में रहने वाली जातियाँ थी, वो बड़े बड़े शहरों से किस तरह परे थी। अब हमने बड़े बड़े शहरों के बारे में तो पिछले पाठों में पढ़ा था, कलकत्ता है, तंजावुर है, सूरत है, दिल्ली है, इन सब के बारे में तो हमने पढ़ा था। लेकिन जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं उनके बारे में हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे।
अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अब राजा वगैरह होते थे वो मानते थे ब्राह्मणों के नियमों को, ब्राह्मण जो भी नियम वगैरह बनाते थे उनको मानते थे, लेकिन उसके अलावा और भी ऐसी कुछ भी जातियाँ थी, ऐसी भी जातियाँ थी जो इन ब्राह्मणों के नियमों को नहीं मानती थी। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियाँ कहा जाता था और जो ब्राह्मणों के नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानती थी, जंगलों में रहती थी, प्रकृति की गोद में रहती थी, वो खुद को इन शहरों से अलग मानती थी और एकदम खुले अपनी इच्छा से अपना जीवन जीती थी। तो उन जातियों को कहा जाता था जनजातियाँ। ठीक है बच्चों, तो प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे और उस समय साम्राज्य वगैरह कुछ नहीं होता था, सभी एक कबीले टाइप होता था, आपस में एक दूसरे से रिश्तेदारी में बंधे हुए होते थे। कई जनजातियाँ खेतों में अपना जीविकोपार्जन करती थी और ये जनजातियाँ आपस में प्राकृतिक रूप से ही जो खेतों में हैं, जंगलों में जो भी उनको मिलता था उसी से वो अपना जीवन जीती थी। तो उसमें कुछ जातियाँ होती थी जो खेती करती थी और उससे अपना जीवन चलाती थी, कुछ जनजातियाँ होती थी जो शिकार करके अपना जीवन चलाती थी और संग्रहण करती थी, कुछ जनजातियाँ पशुओं का पालन करती थी और अपना जीवन चलाती थी। ये अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे और प्रकृति से उन्हें जो भी चीज़ें मिलती थी वे उनसे ही अपना जीवन चलाते थे और उन गतिविधियों से ही अपना जीवन पूरा करते थे। कुछ जनजातियाँ खानाबदोश थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी और कुछ जनजातियाँ थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती रहती थी, जिन्हें कहा जाता था खानाबदोश जातियाँ। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और ये जनजातियाँ इधर उधर घूमती रहती थी। ये पशुपालन पर ज़्यादा ध्यान देती थी और पशुओं को चारा खिलाने के लिए जहाँ चारा मिलता था वो उधर जाकर उन्हें चारा भी खिलाती थी और खुद भी इधर उधर घूमते रहते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवार के बीच इनका बंटवारा करते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियाँ फली फूली, सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव भी होता था और कभी कभी जो राजा वगैरह होते थे वो इन पर आक्रमण भी करते थे। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और वे अपने हक के लिए, अपने जंगलों की रक्षा के लिए उनसे बराबर लड़ते भी थे और अपनी अलहदा संस्कृति को बचा कर रखते थे। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहती थी। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया और जब एक दूसरे पे युद्ध होते थे, आदिवासियों पर युद्ध होते थे तो वे अपनी रक्षा करने के लिए और इस तरीके से धीरे धीरे उनकी जाति में भी, आदिवासियों की जाति में भी विकास होने लगा। उनके भी नियम, समाज वगैरह ये सभी बदलने लगे। ठीक है बच्चों, अब कल हम पढ़ेंगे जनजातीय लोग थे, जो जंगलों में रहने वाले लोग थे, वो कौन थे। ठीक है, धन्यवाद।